के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी करीब 18653 पर 44124 पे इस वक्त आपका निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ, निफ्टी आईटी का लॉसेस बढ़ता हुआ 350 अंक नीचे इस वक्त। और दैट मीन्स जितनी हमने इंट्राडे रिकवरी देखी थी परसों निफ्टी आईटी में, वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई। और कोलैप्स होने वाले स्टॉक्स में से एक में कोटक हर्षा ने मार्क किया भी था। ये स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक इस वक्त 1894 पे डे लो पर ट्रेड करता हुआ, कोटक में भी इस वक्त है। खैर, विषय को थोड़ा सा यहाँ पे बदलते हैं, चेंज करते हैं और अब थोड़ा सा फंडामेंटल व्यूज़ पे फोकस करते हैं, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से। और इसी बातचीत में आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की हमारी खास कड़ी में आज CIO क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के श्री अनिरुद्ध सरकार साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पॉसिबली सर, जब आपसे बात हो रही है तो इस दौर के हाल फिलहाल के जितने इवेंट्स हैं वो सब क्लोज हो गए, अर्निंग्स क्लोज हो गई। आपने यूएस मार्केट को भी देख लिया, क्रूड 74-75 के जोन में, एंड फाइनली द वर्डिक्ट ऑफ RBI। अब हम ऑल टाइम हाई पे भी हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। सर, मौजूदा हालात में इस वक्त, मौजूदा समीकरण को देखते हुए आपका व्यू क्या है? यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल कितना है? बाजार आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है या फिर यहाँ से थोड़ा शेड होने की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? आई थिंक इसका आउटलुक डिपेंड करेगा कि अगर कोई इन्वेस्टर देख रहा है वो कौन सा टाइम फ्रेम देख रहा है। अगर कोई भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म देख रहा है कि अगले 6 मंथ्स में, से फॉर एग्जांपल यहाँ से दिसंबर तक मार्केट ऊपर कितना जा सकता है, आई वुड से कि फॉर 6 मंथ के व्यू से डेफिनेटली मार्केट थोड़ा, आई वुड से इट इज बेटर टू कीप अ हायर अमाउंट ऑफ कैश, क्योंकि वैल्यूएशन आज के दिन में बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। मैं वो नहीं बोलूंगा कि यू वन शुड एग्जिट इक्विटी, लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग होना चाहिए, बिकॉज मार्केट हैज गिवन अ वन वे मूवमेंट। अगर मैं देखूं लास्ट 8 महीने में पूरा जो बैलेंस था, अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर से मार्च ऑफ दिस ईयर, इंडिया सबसे बेकार मार्केट था विद रिगार्ड टू ऑल द इमर्जिंग मार्केट्स। इंडिया वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट। अप्रैल से आज के दिन तक देखूं तो इंडिया इज द सेकेंड बेस्ट इमर्जिंग मार्केट, एंड इस रीजन से मैं बोलूंगा वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हो गए। एक साल का फॉरवर्ड अर्निंग्स देखूं इंडेक्स का रफली 19 से 20 के आसपास है, जो कुछ टाइम पहले अराउंड 17 to 18 था। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कैश रखना विल नॉट बी अ बैड थिंग। अगर कोई इन्वेस्टर विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन देख रहा है, मतलब ये मैंने बोला था कि 6 मंथ के होराइजन से, अगर कोई लॉन्ग टर्म होराइजन देख रहा है 2 साल 3 साल के होराइजन से, आई विल से कि आज के दिन में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज है टू डिप्लॉय, एंड वो सेक्टर देखना चाहिए जहां पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है अगले 2-3 साल से, जहां पे बैलेंस शीट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, एंड जहां पे टॉप लाइन ग्रोथ बॉटम लाइन ग्रोथ इज बोथ हैपनिंग इन द हाई टीन्स और मच हायर। ओके, तो यहाँ पर कैश पे थोड़ा सा बैठना याद रखिएगा एक बेहतरीन विकल्प होगा। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप पिछले अप्रैल मई के स्विंग को देखते हुए आप थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड जोन में हैं। अच्छा, इस बीच निफ्टी फिर रिट्रेस हुआ है 18635 और बैंक निफ्टी अपने लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को 44,050 को स्ट्राइक करता हुआ। अनिरुद्ध जी, अब आते हैं एक एक करके कुछ सेगमेंट्स में जहां पर जब आप कहते हैं कि थोड़ा कैश में बैठना ज़रूरी है और अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में पैसा कमा चुके हैं तो उसको कैश में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है। बात करते हैं सबसे पहले रियल स्टेट स्पेस की, क्योंकि अप्रैल मई जिस अवधि का आपने जिक्र किया उसमें रियल स्टेट एंसिलरी सबसे स्ट्रांग मूव देखेगा। मेरे स्क्रीन पर चार्ट खुला हुआ है इस वक्त एस्ट्रल का, पॉलीकैब का, एट डे हाई एट ऑल टाइम हाई। क्या यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कट करना आपको वाजिब लगता है? आपका व्यू पहले रेट सेंसिटिव्स में रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी पर, अनिरुद्ध जी। I'll say कि दिस होल सेक्टर, द रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट एंसिलरी, ये एक ऐसा सेक्टर है कि अगर हम लोग इंडिया पे बुलिश हैं तो ये एक सेक्टर है विच यू हैव टू बी बुलिश। तो अगर किसी का पर्सपेक्टिव है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, अगेन आई ट्राई टू ब्रेक इट अप इनटू 2 periods। शॉर्ट टर्म देखें तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए, बिकॉज आफ्टर द लास्ट RBI पॉलिसी मीट जहां पे वो पॉज आया था, वहां से हम लोग ने देखा है मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज, चाहे वो बड़े रियल एस्टेट कंपनी बोले, छोटे रियल एस्टेट कंपनी बोले या एंसिलरीज बोले, दे हैव गिवन एन एक्सीलेंट मूव। तो शॉर्ट टर्म में मैं बोलूंगा डेफिनेटली प्रॉफिट थोड़ा बुकिंग करना चाहिए इन द रियल एस्टेट स्पेस। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि कोई भी वीकनेस दिखे इन द स्पेस, वन शुड डेफिनेटली टेक मोर एक्सपोजर फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि
ये एक सेक्टर का मैं बोलूंगा कि एक अर्निंग्स अप साइकिल है, डिमांड अप साइकिल है, एंड जो डेवलपमेंट्स हो रही है इन दैट स्पेस, 2-3 साल का डेफिनेटली दिख रहा है कि 2-3 साल का एक अपसाइड होने वाला है इन दिस होल स्पेस। थोड़ा वैल्यूएशन महंगा हो गया इन द शॉर्ट रन बिकॉज ऑफ द शार्प अप मूव, एंड प्रॉफिट लेना विल बी अ गुड आइडिया। दूसरा एक कंसर्न जो है मेरे को दिख रहा है इन द रियल एस्टेट इज दैट आरबीआई आज के जो मीट में दे हैव कंटिन्यूड विद द मेंटेनिंग द पॉलिसी रेट्स। अगर यूएस फेड अगले 3-4 महीने में एक हाइक करता है, आई थिंक आरबीआई विल हैव टू गो बैक ऑन द रेट हाइक थिंग अगेन। तो वो थोड़ा दोबारा से एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है फॉर द सेक्टर। सो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि लास्ट जो रैली आया था वो आया था पोस्ट आरबीआई पॉज। दोबारा अगर आरबीआई एक हाइक करता है, दैट कुड बी अ सेंटिमेंटली नेगेटिव इन द शॉर्ट रन। अनिरुद्ध, आपको लगता है कि फेडरल रिजर्व एक हाइक करेगा इन द कमिंग मंथ्स? व्हाट कुड गो रॉन्ग कि उनको फिर ऐसा स्टांस लेना पड़े? See, I'll say कि it's very difficult to predict कि the different Fed governors what they are planning. But अगर if you look at the interview of all the Fed governors, पिछले 2-3 महीने में they have indicated that we have not yet peaked out on the rate cycle. तो 25 बिप्स का पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। यहाँ से दिसंबर तक देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि एक और 25 बिप्स का हाइक हो सकता है। जो कंफर्टिंग है इज द फैक्ट कि जो यूएस डेटा आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन इज कूलिंग ऑफ, जॉब लॉसेस हो रही हैं, एंड डेफिनेटली द डिमांड इज डिक्लाइनिंग। तो हो सकता है कि दे माइट बी इन डबल माइंड्स, बट एक यहां से दिसंबर तक एक 25 बिप्स का हाइक मुझे लग रहा है कि आ सकता है। प्रेशर में हम रह सकते हैं। तो शायद हम इमीडिएटली उन पर रिस्पॉन्ड ना करें, बट ये जो स्टेटस को है कि कुछ नहीं करेंगे, ना घटाएंगे ना बढ़ने देंगे, उस सिचुएशन में फिर अगर हम फंस गए तो फंसे रहेंगे। अच्छा, बैंकों पर फिर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि FY23 के साल में हमने देखा था एक बहुत ही स्टेलर साल रहा। हमने पूरे एनुअल नंबर्स देखे हैं। लास्ट 4 क्वार्टर्स हैव बीन फैंटास्टिक फॉर द बैंकिंग साइड। जो लो कॉस्ट डिपॉजिट का फायदा मिला था, क्या वो पूरी तरह से फैक्टर इन हो चुका है? अब यहां से अगर निफ्टी बैंक जो ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन जो दूसरे बैंक हैं, कोटक हो, HDFC हो, ICICI बैंक हो और एक्सिस हो, एंड एज राइटली टेक्निकल एनालिस्ट पॉइंटेड आउट कि निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर, लेकिन कोई भी बैंकिंग स्टॉक ऑल टाइम हाई पर नहीं पहुंचा है। अगर वो होना है तो अगला ट्रिगर क्या रहेगा? See, I'll say that बैंकिंग एक ऐसा स्पेस है जो हम आज के दिन में भी बहुत बुलिश हैं, एंड I'll say कि बैंक्स, दो बैंक इंडेक्स माइट बी मेकिंग ऑल टाइम हाई, लेकिन जो आपने बहुत अच्छे से पॉइंट किया कि इंडिविजुअल कंपनीज आर मच अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाइज। आज के दिन में अगर आप SBI देखें, इट इज मच अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। ICICI इज ऑल्सो मच अवे। देयर आर सम बैंक्स ऑल टाइम हाई कर रहे हैं, बट आई वुड से ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में अभी भी अपसाइड दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में एक जो बड़ा वो थॉट प्रोसेस था कि निम्स हैव पीक्ड आउट। मुझको लगता है कि हो सकता है द बैंक्स माइट कंटिन्यू टू एंजॉय स्ट्रॉन्ग नेम्स, एंड आई थिंक वैल्यूएशन एक्सपेंशन एक चीज है जो हो सकता है काफी सारे बैंक्स में आए, स्पेशली आई वुड से द PSU बैंक्स एंड द मिड साइज बैंक्स, जहां पे आपको वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो सकता है। सो आई वुड से बैंक्स इज अ स्पेस जहां पे ओवरवेट, आई विल रिमेन ओवरवेट, एंड एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर वी आर ओवरवेट इन आवर पोर्टफोलियोज ऑल्सो। सो वो एक स्पेस है, मुझे नहीं लगता है कि पीक आउट हुआ है। सो अपसाइड दिख रहा है इन द बैंकिंग स्पेस। अच्छा अनुराग जी, अभी तक रेट सेंसिटिव्स पे काफ़ी बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल डिमांड आउटलुक, उसको कोरिलेट करते हुए जब आप किसी सेक्टर में बात करते हैं तो वो है मेटल्स। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अनुराग जी, अगर किसी ने सिर्फ चार्ट्स पे ट्रेड किया हो तो वो मेटल्स में ट्रैप होगा, क्योंकि मेटल्स एक साइक्लिकल सेक्टर है। एक बार स्विंग चला तो ऊपर और उसके बाद कोलैप्स हुआ तो नीचे। बट ये बीता एक साल इतना ट्रबल रहा, मतलब अगर आपने एक टाइम फ्रेम पे एक आउटलुक लेके काम किया हो तो आप ट्रैप्ड हैं। स्टिल मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निफ्टी जो मेटल इंडेक्स है वो लगभग 3 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर पर टिका हुआ है। मेटल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? ये एक ऐसा सेक्टर है जो 80% ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द पोर्टफोलियो मैनेजर्स दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कैच। उसका मेन रीजन ये है कि इसका जो पूरा प्राइसिंग साइकिल होता है वो इतना डिपेंडेंट होता है टू व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाइना से क्या डिमांड आ रहा है, चाइना के जो मेटल कंपनीज है वहां पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, क्या डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो रहा है। दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर जो इसको डिटरमाइन करता है कि प्राइस मूवमेंट क्या आएगा। आई विल से दैट हम लोग मेटल से अवॉइड कर रहे हैं, एंड इफ आई गो बैक इन माई हिस्ट्री, मैं हमेशा मेटल से थोड़ा
अवॉइड ही करता हूँ. देयर हैव बीन सम पैचेस जहां पे हम लोगों ने मेटल में एक्सपोजर लिया है बिकॉज अपसाइड दिख रहा था, बट आज के दिन में अगर आप मेरे को पूछेंगे, आई एम नॉट सीइंग एनी मेजर अपसाइड इन द मेटल सेक्टर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर. डिमांड रिकवरी इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसमें चाइना बहुत बड़ा फैक्टर होता है. चाइना का अगर आप पीएमआई डेटा देखेंगे, चाइना का अगर मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखेंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि मेटल साइकिल कैन स्टार्ट मूविंग अप. तो डोमेस्टिकली हो सकता है इंडिया में हमारा मेटल डिमांड रहे बिकॉज हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डूइंग मच बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन जो बड़ा फैक्टर होता है, जो चाइना इकोनॉमी है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि मेटल साइकिल इंटरनेशनली कैन स्टार्ट मूविंग अप. तो आई विल एज अ इन्वेस्टर अवॉइड द होल स्पेस एज ऑफ नाउ. इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म बेट बट नॉट अ पोर्टफोलियो एलोकेशन. नॉट ए पोर्टफोलियो एलोकेशन स्पेस सेक्टर इस वक्त ये. अच्छा, मीनवाइल जब हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले जिक्र हुआ था कि भाई कार ट्रेड को देखिए एट डे हाई, ज़ोरदार मूव. उसके बाद हमने पेटीएम को देखा. पेटीएम लिखी आई आपकी स्क्रीन पर, एक बार ट्रेड करते हुए करीब करीब 772 पे. पेटीएम का ये लेवल याद रखिएगा अगस्त 2022 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर, एंड सेम इज द केस विद जोमेटो. जोमेटो स्क्रीन पे लगा, ये 76 मई 2022 के बाद का हाईएस्ट लेवल है. अनुज जी, आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि मेरा अगला प्रश्न कहाँ केंद्रित है और मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ. आपका व्यू न्यू एज स्टॉक्स पे. एक तर्कसंगत बात ये हो सकती है कहने वाली कि जब ये आईपीओ आए थे, ये अनाप शनाप प्राइसिंग पे आए थे. अब बाजार की हकीकत मालूम चल गई है, बाजार ने इनको एग्जैक्टली हर कसौटी पे परख कर शायद पेटीएम पे 700 पे फोकस करना शुरू कर दिया है और जोमेटो पे इस प्राइस पे यानी 65-60 पे फोकस करना शुरू कर दिया है. क्या आप भी बिलोंग करते हैं इसी लॉबी पर, और आपका व्यू इन स्टॉक्स पे, और अगर पिक करना हो, आई मीन फॉर इंस्टेंस कार ट्रेड एज वेल, क्या पिक करेंगे आप? So before giving my view, I'll just give a disclaimer that I don't personally own any of these stocks, but yes, in our portfolios in the PMS and AIF, we might be having these portfolio stocks. So out of जो भी आपने नाम बताया, out of all those names, मैं बोलूंगा हमारे पास जो है वो Zomato and Paytm है. And before coming to that, I'll give you the main factor. आज के दिन में इनमें attraction क्यों आ रहा है? पोस्ट आईपीओ व्हाट हैपेंड इज कि आपने जो बहुत परफेक्ट बोला कि इनका जो वैल्यूएशन था, ऑब्सीन वैल्यूएशन था, एंड व्हेन दे गॉट लिस्टेड, अनाप शनाप वैल्यूएशन था व्हिच वाज नॉट जस्टिफाइड बाय द लॉसेस व्हिच दे वर मेकिंग. बेसिकली वो प्राइवेट इक्विटी से पब्लिक मार्केट में आए थे, एंड जो प्राइवेट इक्विटी में जो अलाउड होता है वो पब्लिक मार्केट में अलाउड नहीं होता है. सो वो एक था कि द प्राइस करेक्शन हैपेंड. उसके बाद ऑल दीज कंपनीज, चाहे जोमेटो बोले, पेटीएम बोले, द कार ट्रेड, एनी ऑफ दोस कंपनीज बोले, उनको समझ में आ गया कि पब्लिक मार्केट में यू नीड कैश फ्लोज, पब्लिक मार्केट में यू नीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पब्लिक मार्केट में यू नीड टू शो अ बॉटम लाइन. लास्ट 4 से 6 या 8 क्वार्टर में ऑल दीज मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज हैव बीन फोकसिंग ऑन दैट. वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना कॉस्ट एफिशिएंसीज इंप्रूव कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे टारगेट कर रहे हैं. जोमेटो अगर देखें इन स्पेसिफिक, उनकी जो 3 वर्टिकल्स हैं, जो मेन वर्टिकल्स है, द फूड, हाइपर प्योर एंड ब्लिंकिट, ऑपरेशनली वो लोग अभी प्रॉफिट में आ गए इन द फूड बिजनेस. ब्लिंकिट उनका बड़ा लॉस सेगमेंट है. कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो इस क्वार्टर में उन लोगों ने कमेंट्री दिया है, उन लोगों ने बोला है कि नेक्स्ट 2 से 4 क्वार्टर में दे शुड बी ट्राइंग टू फोकस ऑन द ऑपरेशनल प्रॉफिट अक्रॉस ऑल द वर्टिकल्स. तो ये एक फोकस एरिया रहा है ऑफ ऑल दीज द न्यू एज कंपनीज की अपने को प्रॉफिट करना है. एंड वो मार्केट अभी देख रहा है कि अगर कल के दिन में पेटीएम, जोमेटो, पीबी फिनटेक, कार ट्रेड, ये लोग अगर प्रॉफिट करते हैं, उनका जो लार्ज कस्टमर बेस है, बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज होने वाला है. सो ये एक फैक्टर है जो धीमे धीमे मार्केट इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व. एंड अगर आप देखें जोमेटो आज के दिन में एज वी स्पीक, वो पहली बार अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर आया है. जब वो 160-70 से नीचे गिरा था 42 तक, आज पहली बार वो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर आया है. सो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है. काफी सारे इन्वेस्टर्स जो लोग ने नीचे एंट्री किया या फिर जो लोग आईपीओ से अटके हुए हैं, ये कंफर्ट जोन है कि नाउ यू आर अबव योर आईपीओ प्राइस. एंड आई वुड से अगले 2 से 4 क्वार्टर में मोस्ट ऑफ दीज न्यू एज कंपनीज शुड स्टार्ट गिविंग यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा ऑफ अ मेजर अपमूव इन दीज कंपनीज. बहुत बहुत शुक्रिया आप अनुरुद्ध हमारे लिए समय निकालने के लिए. ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. एंड जोमेटो वाकई में 76 पर इस समय ट्रेड करता हुआ, व्हाट अ रिलीफ, राइट. लेकिन लॉसेस तो हुए हैं, अब देखते हैं उन लॉसेस की भरपाई कितनी करती है कंपनी और स्टॉक मार्केट में किस तरह के रिटर्न्स कमा कर देती है.